तो हमारे आज जो मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज जो टॉपिक कंप्लीट करूंगी वो टॉपिक होगा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, सेकंड हाउ इट इज़ वर्क, थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन लर्निंग, फोर्थ वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग, फिफ्थ वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, सेवंथ टाइमलाइन ऑफ मशीन लर्निंग, एट्थ कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड मशीन लर्निंग, नाइन्थ होगा हमारा प्री रिक्वेस्ट्स। अब इसमें हम मतलब बेसिकली हम बेसिक थिंग को लेकर हम आगे वर्क करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जैसे हमारा होगा इसमें कि मशीन लर्निंग होता कैसे है, मैं मशीन लर्निंग टॉपिक क्या है, मशीन लर्निंग में वर्किंग कैसे होती है, और हम मशीन लर्निंग को डेली रूटीन में किस तरीके से इसको यूज़ करें वो चीज़ हम इसको देखेंगे। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, जब हम मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर टू लर्न एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन डू। मशीन लर्निंग क्या करता है कि जैसे कंप्यूटर को हम लर्न कराते हैं, कोई भी थिंग समझाते हैं और जैसे वो प्रोसेस करता है उसको मशीन लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। ये हमेशा ऑटोमेटिकली होता है बाय फीडिंग देम द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बेसिकली देखो, मशीन लर्निंग के अंदर हम इनपुट देते हैं और उस अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें इनपुट देते हैं, तो जैसे इनपुट, अब बेसिक हमारा कंप्यूटर हुआ, तो कंप्यूटर को हमने क्या करा, इनपुट दिया। जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो कंप्यूटर ने हमारे इनपुट को ऑब्जर्व कर उसको आउटपुट में डेवलप किया और आउटपुट कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे दिया। ये तो बेसिक मशीन होता है। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग में ये होता है कि जो भी मशीन होती है वो खुद लर्न करता है एक्ट को, उसको पढ़ेगा, रियल लर्निंग से उसे मैच करेगा और खुद ही आउटपुट देगा। मशीन लर्निंग का बेसिक क्राइटेरिया यही होता है, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन में इसमें ये किया जाता है कि, है ना, तो मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर, बता दिया मैंने, पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फिटिंग किया डाटा की इंफॉर्मेशन गई और ऑब्जर्वेशन हुआ। और जैसे अब देखो, ये तो हमारा मशीन लर्निंग था कि बेसिक जो कंप्यूटर वर्क करता है कैसे करता है, जैसे हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट आया। पर मशीन लर्निंग में क्या होगा, हम उसके जो इनपुट्स हैं उसको पहले ही समझा देंगे और हमें इनपुट देने की जरूरत सिर्फ एक बार पड़ेगी, उसके बाद वो अंडरस्टैंड समझेगा, इंटरेक्शन करेगा, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब हमने हाउ मशीन ML इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अब देखो, कंपैरिजन लेकर मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है कि देखो कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता क्या है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है कि हम डाटा देते हैं और डाटा और प्रोग्राम का एक इनपुट देते हैं, और वो जो इनपुट होता है वो कोड की फॉर्म में क्या जनरेट कर देता है, अपना आउटपुट जनरेट कर देता है। अब आउटपुट जनरेट क्या, बेसिकली हम इतने टाइम से नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करते आ रहे हैं, जैसे हम पाइथन भी करते हैं, हमें कोई कमांड देना है तो हम टाइपिंग भी करते हैं, तो टाइपिंग करेंगे, उसका कमांड देंगे, उसका पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हमें उसका आउटपुट जनरेट होके आता है। अब देखो, आउटपुट कैसे आता है, बेसिकली इनपुट दिया, है ना, तो इनपुट दिया हमने, इनपुट देने के बाद हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे ना प्राइम नंबर है, जैसे मैंने बोला कि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर मुझे चाहिए, तो प्राइम नंबर का कोई प्रोग्राम मैंने जनरेट कर दिया, एक कोड जनरेट कर दिया, कोड जनरेट करके वो आउटपुट आ गया। ये होती है हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं किसमें, मशीन लर्निंग में। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, डाटा हम फैच करते हैं। जब हम डाटा को फैच करते हैं, डाटा फैचिंग क्या होती है, एक तरीके से आप लोगों ने मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल भी बताती हूँ। जैसे हम बहुत सी बार गूगल पे जाते हैं, है ना, या हम सपोज अमेजोन पे गए, या फिर हमने कोई एप्लीकेशंस है ऑनलाइन उन पे गए, तो उन पे हमने जब एक बार रिकॉर्ड डाला, तो रिकॉर्ड डालने के बाद क्या होता है, दूसरी बार जब हम विजिट करते हैं या हमें कुछ भी देखना है, उसमें जो भी हमें परचेज करना है, हम दूसरी बार जाके हम उसको देखते हैं तो वो हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, डाटा को इंसर्ट करता जा रहा है, जो डाटा उसके पास आता जा रहा है उसको फैच करता जा रहा है, उसमें इंसर्ट करता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, वो क्या होता है, हमारा मशीन लर्निंग। मतलब ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा
जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, और मशीन लर्निंग जब उसमें इंसर्ट हो जाता है, पूरा मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है यूजर के थ्रू, जब वो इंसर्ट हो जाता है तो एक प्रोग्राम जनरेट करके आता है। अब उसमें ये जरूरत नहीं है कि बार बार हमें इनपुट देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, हमारे लिए ये नहीं होगा, क्योंकि वो जब हमने एक बार इनपुट दिया ना तो उसको ऑटोमेटिकली वो चीज उसे पता है कि जैसे अपन ने ए लिखा तो ए से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस या जो भी अपन उसमें सर्च किया होगा तो वो डाटा उसमें अपन को अवेलेबल मिलेगा और हमें करना ही नहीं पड़ेगा। यही प्रोसेस हमारे गूगल में होता है कि गूगल में अगर कोई चीज हमने पहले हिस्ट्री में टाइप कर रखी है तो वो चीज हमें वहां पे अवेलेबल होती है। तो ये प्रोसेस भी हमारा किस में आ जाता है, मशीन लर्निंग में। अब देखो इसका वर्किंग क्या होता है। अब मैं एक चीज और बताती हूँ इसके साथ, हमारे जो जैसे जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन और डाटा है वो भी लार्ज अमाउंट में होते ही जा रहा है। जैसे डाटा होता है, एक तो डाटा की 3 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे, लार्ज वॉल्यूम में डाटा तो है, पर स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे कि जैसे कोई भी डाटा है टेबुलर फॉर्म में आ गया, जस्ट लाइक जैसे कोई टेबल बनाई तो वो जो होगा एक स्ट्रक्चर व्यू दे रहा तो हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड डाटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आया अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर में क्या होगा, कहीं पे क्या हो रहा है, अनस्ट्रक्चर में टेबल नहीं आएगी, एक लैंग्वेज या सेंटेंसेस की फॉर्म में डाटा होगा, ठीक है। अब थर्ड वन इज हुआ, मैंने बोला सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर में कहीं पे टेबल्स होंगी, कहीं पे वीडियोस होंगे, कहीं पे सेंटेंसेस होंगे। तो ये तो हमारी डाटा की 3 फॉर्म्स हुई, ठीक है। अब वही जो डाटा है वो हम इसमें अवेलेबल कराते हैं, इसमें पास कराते हैं, मतलब उसको बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डाटा को देते हैं, जब जाके हम मशीन लर्निंग प्रोसेस कर पाते हैं। तो हमने क्या करा, देखो इनपुट पास करा है डाटा में। अब इनपुट जब डाटा में पास हुआ तो उसको ट्रेन किया, जो भी डेटा है उसका ट्रेनिंग हुई। अब ट्रेंड कैसे किया कि भाई हमें जो डाटा है कि हमें जैसे अमेजोन है तो शॉपिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा, जो भी डाटा होगा वो अमेजोन पे होगा। जो भी हमें डाटा, मतलब जैसे अमेजोन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी अभी मैंने परचेजिंग करनी है तो परचेजिंग क्लोथ की करनी, तो क्लोथ का डाटा उसमें डाल दिया गया। तो ऐसे करके मैं उसको ट्रेन करती हूँ, डाटा को ट्रेन कर उसमें एल्गोरिथम पार्ट को अप्लाई करके, है ना, एल्गोरिथम बहुत सारी होती है, इसमें मल्टीपल एल्गोरिथम्स यूज की गई हैं। इन एल्गोरिथम को हम आगे लेंगे, अभी बेसिकली हमने ये लिया है पार्ट कि है ना एल्गोरिथम डीपली पढ़ना है हमें, ठीक है। तो एल्गोरिथम पार्ट को यूज करते हुए डाटा को लर्न कराया जाता है मशीन के अंदर कि भाई ये एल्गोरिथम है, जैसे हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेनी है तो सारी प्रोसेस करा के हम उस अकॉर्डिंग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एल्गोरिथम पार्ट तक। उसके बाद हम पहुंचे बिल्डिंग लॉजिकल मॉडल। बिल्डिंग लॉजिकल मॉडल का क्या काम होता है भाई, एल्गोरिथम पार्ट हो गया, अब एक पार्ट हमारा डिसाइड हो गया कि हमें ये एल्गोरिथम प्रोसेस करनी है, फिर हम एक मॉडल ड्राइव करेंगे। मॉडल ड्राइव करके एक स्ट्रक्चरल व्यू बना लेंगे उस डाटा का और उसको हम मॉडल के अंदर डाल देंगे कि भाई हमें इस तरह की, जैसे अभी बुक हुई, बुक की कोई एप्लीकेशन है तो हमें बुक की डिटेल देनी है, बुक का ही पूरा डाटा देना, तो हमें उसका एक मॉडल जनरेट करा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ऑफ बुक जो भी अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड देगी। फिर इन केस कभी कभी ऐसा होता है मॉडल में न्यू डाटा की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, टाइम टू टाइम डाटा अपडेट हो रहा है, तो उसमें हमें जो नया डाटा आया उसको भी इंसर्ट करना पड़ता है बहुत सी बार। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन न्यूज से रिलेटेड हुई तो करंट डाटा उसमें ऐड होगा, करंट इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम न्यूज अपडेट होती जाती है, तो वो न्यू डाटा की फॉर्म में इंसर्ट होगी और एक हमें जाके ये क्या जनरेट कर देगी, हमारा आउटपुट। ये तो हमारा वर्क्स हुआ, वर्क पे डिपेंड करता है। अब हमारे आया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन लर्निंग में ये बताया द पोटेंशियल टू परफॉर्म द ऑटोमेटेड डाटा विजुअलाइजेशन। अब देखो ये क्या करती है मशीन लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया कि ये परफॉर्म करेगी ऑटोमेटेड डाटा विजुअलाइजेशन को, मतलब डाटा को ऑटोमेटिकली विजुअलाइज कर लेगी हम और हमें क्या दे देगी, रिजल्ट दे देगी। या पहचान जाएगी कि जो भी डाटा है वो किससे रिलेटेड है और किसकी फॉर्म में है, वो चीज हमें ये बता देगी। यूं नहीं कि भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये डाटा है तो किस फॉर्म में है, कैसे हमें इसको यूज में लेना है, कैसे इस पे वर्क करना है, ये चीज विजुअलाइज कर देगी डाटा को। दूसरा हमने बोला डाटा का एनालाइजिंग करेगी, भाई विजुअलाइज तो करा उसने, एक तरीके भेज दिया, अब उसने देखा डाटा को एनालाइज कैसे किया, स्ट्रक्चर फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो ये भी एनालाइज करके रखेगी और कहाँ पे कौन सा डाटा यूज में आएगा उसके बारे में भी बताएगी। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस को भी यूज करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस को कैसे करा है भाई, हम देखते हैं आजकल
कि बैंकिंग है, फोन पे वगैरह हो, ये भी बिजनेस इंटेलिजेंस की इसकी एप्लीकेशन है। इसमें वैराइटीज है, जो जो हम यूज करते हैं, तो हिस्ट्री हमें पूरा डाटा इंसर्ट होता जा रहा है, वो हमें दिखता जा रहा है टाइम टू टाइम। हॉस्पिटल्स वगैरह हुआ तो हमें ये चीज भी इसमें विजिबल हो रही है कि भाई हॉस्पिटल्स में डाटा कैसे विजिबल हो रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीज भी बता रहा है। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भी बिजनेस में बताएगा भाई, किसी के हेल्थ केयर से रिलेटेड आर्टिफिशियल। अब देखो यार, बेसिकली क्या होता है, जो है ना जो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना, इसके अंदर क्या होता है, रॉबोट्स वगैरह बनते हैं। इसमें क्या करता है, रॉबोट के अंदर पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, इंसर्ट की जाती है, प्रोसेस कर दी जाती है। वो क्या करता है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है, जैसे हम लोग सोचते हैं। उसकी थिंकिंग के लिए हम इतनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं कि वो बिना कमांड के आसपास का एटमॉस्फेयर देख के उसको फॉलो करने लग जाता है। तो वही चीज अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हेल्थ केयर की सर्विस फैसिलिटी भी बना सकते हैं। बहुत से बड़े आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में रॉबोट्स एक नर्स का काम कर रहे हैं। उनको पता है, उनके अंदर डाटा को फैच किया गया है, तो उनको ये चीज पता है कि हमें क्या करना है, भाई इंजेक्शन लेके जाना है, ये लेके जाना है। तो वो उनको ये नहीं, उनको बस ये पता है सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, उनके अंदर डाटा फीड है, भाई इसका मतलब ये होता है इस टाइम पे ये करना है। तो वो उस ड्यूरेशन के टाइम पे अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उस डाटा को परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हमें क्या हुआ, रीसॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। भाई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉल्व होने लगी। ये तो सबको ही पता है कि हम जानते थे कि यार कोई व्यक्ति है, किसी से कोई काम बोला जाए तो वो एंगेज हो गया। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर हम मशीन के थ्रू ये काम करा रहे हैं तो हमारा टाइम तो बचा ना, टाइम का तो यूटिलाइज हुआ। हम उस टाइम पर आराम से कुछ और वर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कितनी भी टफ प्रॉब्लम हो, अगर हमने इसमें डाटा को फैजिंग किया हुआ है, डाटा को इंसर्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे डाटा अवेलेबल होगा और ये उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेगा। अब ठीक है, ऑटोमेशन फॉर एवरीथिंग, इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बार डाटा इंसर्ट किया, उसके बाद इसको रिजल्ट, इसको पता है मुझे क्या प्रोसेस करना है, इसको बार बार नहीं कहना पड़ेगा भाई आपको ये करना है। जब डाटा उसमें इंसर्ट हो चुका है, फैज हो चुका है, तो उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन भी होता है, पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का पैटर्न, ये कैसा काम है, उसको भी आइडेंटिफाई करके मशीन चलती है। जैसे मैंने भी अमेज़न का एग्जांपल लिया कि भाई अगर आपको क्लोथ खरीदने हैं तो क्लोथ का पैटर्न पूरा एरिया दिखा देगा, अगर आपको कुछ और खरीदना है तो उसका पूरा एरिया दिखा देगा। तो सबका अलग अलग डाटा होता है जो पैटर्न की फॉर्म में एल्गोरिथम पार्ट से यूज करते हुए उसमें डाला जाता है। इसकी रेंज एप्लीकेशंस की बहुत सारी है, हम भी जानते हैं, वाइड रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हुआ भाई, सबसे मेन इसके लिए बहुत टफ होता है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इंसर्ट करना, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंसर्ट होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इंसर्ट करना इसमें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। अब इशू कैसे क्रिएट करेगा भाई, हमें तो पता है, जैसे अभी मैंने बोला बुक की एक एप्लीकेशन बनानी है मशीन लर्निंग को यूज करते हुए, मुझे कुछ बनाना है बुक से रिलेटेड, तो मुझे उसके लिए इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में होनी बहुत जरूरी है, डाटा ज्यादा इंसर्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसमें एरर्स भी बहुत आएंगी, जब डाटा ज्यादा होगा तो उसमें एरर्स भी हमें टाइम टू टाइम डिडक्ट करनी पड़ेंगी, कोई एरर आ रही है उसको हटाना भी पड़ेगा, ये सब चीजें होती है। उसके बाद होता है एल्गोरिथम सिलेक्शन। क्या होता है इसमें, एल्गोरिथम सिलेक्शन। तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर एल्गोरिथम को भी सेलेक्टेड करना पड़ता है। अब एल्गोरिथम पार्ट मैंने आपको बताया, मैं इसकी जो भी एल्गोरिथम पार्ट है उसको ब्रीफली बताऊंगी, रन करके बताऊंगी, क्योंकि आपको सारा एल्गोरिथम पार्ट मशीन लर्निंग पूरी एल्गोरिथम बेस है, जो भी एल्गोरिथम इसमें लगेगी वो बताएगी, है ना। अब इसमें एल्गोरिथम को यूज करना होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि बेसिकली डिपेंडेड ऑन एल्गोरिथम, कि ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेड है, एल्गोरिथम पार्ट पे डिपेंडेड है। लास्ट वन इज दैट टाइम कंज्यूमिंग। क्या है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है डाटा को, है ना, डाटा को कलेक्ट करने में, इंसर्ट करने में, तो इसमें भी हमारा टाइम ज्यादा, मतलब यूँ मानो कि अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को मॉडल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारा टाइमिंग चाहिए, तब हम उस मॉडल को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग 3 टाइप्स में हुई। अब सबसे पहले कैसे हुई, सबसे पहले में इसने क्या बताया अपन को
क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होती है सुपरवाइज लर्निंग। किसकी बात करी? सुपरवाइज लर्निंग की। तो सुपरवाइज लर्निंग, एक तो सुपरवाइज लर्निंग होती है, सेकंड होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, अब थर्ड वन होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। अब ये लर्निंग हमारे लिए मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई हम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म करें और कैसे पहचानें कि किस टाइप की लर्निंग है। तो आप देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें सुपरवाइज लर्निंग। अब बेसिकली हम इसके पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एक होता है सुपरवाइज लर्निंग। अब देखो, सुपरवाइज लर्निंग में क्या बोलता है कि हम किसी भी मशीन को पहले से बता देंगे कि आगे आपको टास्क क्या परफॉर्म करना है, मतलब उसको सॉल्यूशन पता होगा। हम पहले से उसको टीच कर देंगे। क्या कर देंगे? हम उसको पहले से पढ़ा देंगे या उसको पहले से हम टीच करके रखेंगे कि भाई तुम्हें आगे ये टास्क परफॉर्म करना है, यही रिजल्ट मुझे देना है। अब इस रिजल्ट में क्या होगा? इस रिजल्ट के अंदर जैसे देखो, व्हेन टीच और ट्रेन द मशीन यूजिंग अ डाटा दैट विल बी लेबल्ड, मतलब हमने क्या करा, पहले से उसको समझाया कि भाई लेबल्ड है, करेक्ट आंसर है, उसको आंसर भी समझा दिया, उसको कहा जाएगा सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि उसको हम ट्रेन तो करेंगे पर हम उसे आउटपुट नहीं बता पाएंगे। मतलब क्या होता है, हम अनसुपरवाइज को ये कह सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग का बिल्कुल अपोजिट किस में आता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है नो टीचर इज प्रोवाइडेड, दैट मीन नो ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द मशीन। मतलब इसके अंदर कोई भी टीचर प्रोवाइड नहीं होगा, मशीन को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। मतलब डाटा जो हिडन फॉर्म में होगा, अनलेबल्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट होता है इसमें रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि हमने कोई लर्निंग कराई और उसके लिए कुछ रिवार्ड या कोई टास्क दे दिया कि भाई आप ये मुझे, जैसे मैंने कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रख लिया या मैंने बोला कि आप ये टास्क परफॉर्म करके रखोगे तो मैं आपको इतने क्रेडिट्स दूंगी। ये सब जो होता है वो रेनफोर्समेंट में आता है। जैसे अभी गेम होता है, हम ये गेम्स खेलते हैं मोबाइल के अंदर, तो उसमें स्टार्स मिलते हैं, है ना। तो ये रेनफोर्समेंट लर्निंग में आता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक आपको टास्क पर्टिकुलर परफॉर्म करना है और उसका आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको रेनफोर्समेंट लर्निंग कहा जाएगा। अब बेसिकली मैंने इतनी टर्म्स पढ़ाई, इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट करूंगी, आप मुझे रिप्लाई करते चलिए और मैं देखना चाहूंगी कि आंसर आते हैं नहीं आते आपको। देखो, ऑटोमेटेड व्हीकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको तीनों लर्निंग को याद रखते हुए इसका एग्जाम्पल देना है कि ये किसका एग्जाम्पल है? सुपरवाइज लर्निंग का है, अनसुपरवाइज लर्निंग का है, एक्टिव लर्निंग का है या रेनफोर्समेंट लर्निंग का है। या आपको थ्योरी मैंने पढ़ाई, इस थ्योरी के बाद आपको मुझे ये बताना है कि भाई ये किसका पार्ट है। रिप्लाई करते चलो कि भाई किसको ये चीज समझ आई। साथ के साथ मुझे कुछ डाउट हो तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी दो। चलो मैं ही बताती हूँ थोड़ा बहुत यूज़ करते हुए टाइम को, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग रिप्लाई करोगे तो मुझे पता भी चलेगा कि भाई क्या टॉपिक हैं, क्या क्या आपने यूज़ किए हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने इसमें देखा कि क्या बोला, ऑटोमेटेड व्हीकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक व्हीकल? अब एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या कहता है कि हम उसको पहले से ही, मतलब कोई टीचर ट्रेन कर देता है, उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है वो बताना होता है उसको। ठीक है। अब उसने क्या करा, ट्रेन किया और इसने टास्क बताया। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में ये होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी किसी को ट्रेन नहीं करता है। दूसरी थिंग ये हुई। थर्ड वन इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग तो कुछ टॉपिक ही नहीं पढ़ा हमने,
है ना। फोर्थ वन इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो अब क्या हुआ, रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या बोला था, कोई रिवार्ड्स अवॉइडेड होते हैं। कोई भी हम वर्क परफॉर्म करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें क्या दिखेंगे, रिवार्ड्स दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे रिवार्ड्स दिखेंगे तो अब देखो, अब हमें पता है कि ऑटोमेटेड व्हीकल को तो पता है उसको क्या करना है, तो पूरी चीज उसको पता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सुपरवाइज लर्निंग। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आंसर का, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following learning the teacher written rewards and the punishment to learner। अब कौन सी ऐसी लर्निंग होती है जिसमें रिटर्न रिवार्ड्स भी दिया जाता है, पनिशमेंट भी दिया जाता है। सबको पता है सुपरवाइज तो है नहीं, अनसुपरवाइज्ड भी नहीं है, रेनफोर्समेंट लर्निंग है, क्योंकि हमें पता है कि क्लासिफिकेशन तो हमने 3 टाइप्स में किया है ना इसमें, तो इसमें क्या होगी, रेनफोर्समेंट लर्निंग आ गई। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलेटरी लर्निंग। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ड्रॉ करना या कुछ भी बना देना, कोई भी स्ट्रक्चर बना देना जिसकी कोई शेप नहीं, हमें पर्टिकुलरली पता नहीं है कि क्या ड्रॉ करना है, क्या बनाना है, तो ये चीज किस में आएगा, अनसुपरवाइज लर्निंग में आएगा। ठीक है, ये तो हमारे इसके एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट वन देखो, टाइमलाइन ऑफ मशीन लर्निंग। क्या क्या टाइमलाइन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सिनेरियो पढ़ाया, वो चीज मैंने आपको क्लियर करी थी कि मैं ये टॉपिक्स को आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट जब 1950 से इसकी मशीन लर्निंग की स्टार्टिंग हुई अपनी, जब 1950 में हमने मशीन लर्निंग से रिलेटेड पढ़ा, तो सबसे पहले रॉबर्ट से रिलेटेड, जो भी रॉबर्ट बनाया गया था रोबोटिक्स से रिलेटेड, सबसे पहले रॉबर्ट बनाने से पहले उसके रूल्स आए, तो उसने 3 रूल्स का एडवांटेजेस जो भी था इसका डिस्कवरी करा और 3 लॉज बनाए रोबोटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ के जो 1950 के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, मैंने इसमें पूरा ब्रीफली लिखा हुआ है। फिर हम 1950 के बाद हम कब गए, 1952 पे गए। जब हम 1952 में गए तो इसमें IBM कंप्यूटर टू प्ले द चेकर्स गेम, चेकर्स गेम को बनाया इसने मशीन लर्निंग को यूज करते हुए। अब चेकर्स गेम होता क्या है, जैसे चेस होता है ना, वैसे ही चेकर्स गेम होता है। चेस जीतते हैं उसको पॉइंट्स मिलते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, तो वो भी इसके अंदर आया। ठीक है, 1959 में इन्होंने क्या करा, वापस उसमें कॉइन का प्रोसेस, कॉइन गेम्स वगैरह होते हैं वो ऐड कराए और उसका प्रोसेस इसमें अप्लाई करा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1961 फर्स्ट रॉबर्ट वाज इंट्रोड्यूस। मतलब धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था, 1950 से चालू हुआ, 1952 में थोड़ा सा हुआ, 1953 में और 1961 में उसने एक रॉबर्ट बना दिया मशीन लर्निंग को यूज करते हुए। ठीक है, अब पहुंचे हम किस पे, 1974 पे। जो 1974 था इसके अंदर क्या बनाया गया, व्हीकल बनाया गया। क्या बनाया, एक व्हीकल बनाया गया, उसको बता दिया गया कि आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है, क्या आपका काम है। तो वो चीज कब बनी, 1974 में बनी। उसके बाद इसने क्या करा, एक डीप ब्लू इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाया। किसके बेसिस पर, कौन सी कंपनी ने बनाया, IBM ने बनाया। कौन सी ईयर में बनाया, 1997 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपके तो इसकी प्रोग्रामिंग ही काम आती है, पर बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक का देना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आगे जाके वो कभी अटके नहीं, भाई क्या चीज़ पढ़ी। अब इसमें बोला गूगल स्टार्ट बिल्डिंग सेल्फ ड्राइविंग कार। 2009 में क्या बनाई उसने, खुद ही सेल्फ ड्राइविंग कार, खुद ही ड्राइव होने वाली। किससे को यूज करा, मशीन लर्निंग को। अभी आपने देखा वो ऑटोमेटेड कार आने लग गई है जिसमें गियर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटेड ही गियर डालते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी स्पीड मेंटेन होती है कार की, वैसे ही गियर डालते हैं, तो वो भी एक तरीके का मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। फिर हम पहुंचे किस में, 2012 में पहुंचे। 2012 में इसने डीप नेचुरल नेटवर्क यूज बनाया। और ये इसका काम क्या था, इसका वर्क था, इसने ह्यूमन और कैट के बीच में, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है पर्सन की, उसकी एक्टिविटी की इमेज को देखा और पहचानने लगा कि कौन सा जानवर है, कौन सा
जैसे ह्यूमन बीइंग और जानवर में इसने डिफरेंस समझा कि भाई ह्यूमन बीइंग होता है ऐसा, कैट है, कैट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एनिमल्स का इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर इसने 2012 में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके अंदर क्या हुआ हमारा, इसके अंदर हमारे 2014 में डीप फेस वॉज डीप न्यूरल नेटवर्क विल बी स्टार्टेड दैट। ठीक है, अब इसने क्या करा, क्रिएटेड बाय फेसबुक, इन्होंने क्या करा, फेसबुक को क्रिएट किया, फेसबुक के जो भी डाटा स्ट्रक्चर है न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हुए, है ना, डीप फेस को यूज करते हुए, इसमें वीडियोस वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह यूज करते हुए एक और डेवलपमेंट करा, जो ये फेसबुक एक एप्लीकेशन जनरेट होके आई। 2017 में इन्होंने ट्रोलिंग ऑनलाइन सिस्टम का वर्क किया, इसमें क्या करा, इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया और ट्रोलिंग को यूज करते हुए ये सिस्टम आज भी बहुत फेमस है, ऑनलाइन शॉपिंग का भी यूज कर, ऑनलाइन शॉपिंग में भी यूज होता है। अब रिसेंटली हमें पता है मशीन लर्निंग में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और रिसेंटली अभी यूज में आ रहे हैं। ठीक है, अब कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है इसकी, कैरियर अपॉर्चुनिटी इसकी होती है कि मशीन लर्निंग क्या होगी भाई, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है मशीन लर्निंग का इंजीनियर्स वगैरह बनना, भाई हम कैरियर में मशीन लर्निंग अगर पढ़ लें तो इससे रिलेटेड इंजीनियर्स बन सकते हैं, है ना। हम बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बन सकते हैं, भाई इसको डेवलप करके इसके डेवलपमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट। भाई डाटा मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इस फॉर्म में डाटा होता है, तो हम क्या बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद पहुंचे हम किस पे, ह्यूमन सेंटर मशीन लर्निंग डिजाइनर, तो हम क्या बन सकते हैं, मशीन लर्निंग डिजाइनर भी बन सकते हैं कि भाई मशीन लर्निंग की डिजाइनिंग कैसे हो वो। एक हम बन सकते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग साइंटिस्ट, हम इसमें भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अप्लाई करके आगे फ्यूचर में मशीन लर्निंग में हम आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आया इसका टॉपिक प्री रिक्वेस्ट। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है बेसिकली, अब आगे यूज में क्या आने वाला है इसके अंदर ये होता है, एक तो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मशीन लर्निंग पे वर्किंग करनी है तो पाइथन प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मशीन लर्निंग में प्रोग्राम रन करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन और ये सारी एल्गोरिथम पार्ट होता है, तो वो पार्ट भी यहाँ पे यूज में आता है और उसको यूज करते हुए एल्गोरिथम पार्ट को ये पॉइंट्स को कंसिडर करता है, तो ये चीज भी हमें आनी चाहिए। एक हमें आनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, हमें क्या लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के बारे में भी समझ में आना चाहिए और हमें थोड़ा सा नॉलेज इससे रिलेटेड हमें प्रोग्रामिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तब तक हम इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब मशीन लर्निंग का यूजेस डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आजकल हम लोग ये चीज़ देख भी रहे हैं कि मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमें मशीन लर्निंग में कुछ वर्किंग करनी है, तो हमें